कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी ऐसी एप्लीकेशन आ गई, कहते हैं भैया तुरंत लोन मिलेगा तुरंत। इसमें एक चाइनीज़ नेशनल पकड़ा गया, पूरी चीज़ जानेंगे। अन्ना भाऊ साठे, ठीक, अराटा पूजा, वेला युद्धा पनिक्कर, ठीक, ये पर्सनालिटी से संबंधित, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो है ये टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्पर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर आ सकता है। जीन एडिटिंग की टेक्निक है, पूरी चीज़ जानेंगे क्या चीज़ है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को होती है। नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर की होती है। पूरे वर्ल्ड की जो हिंदी दिवस है या फिर ग्लोबल हिंदी डे होता है वो होता है 10 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। इसका एक मैं वीडियो भी दूंगा आप लोगों को आज। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक, 2022 की जो नई लिस्ट आई है उसमें कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्राइटेरिया होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ देखेंगे। बोर्ड ऑफ ट्रेड फिर से कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, फॉरेन ट्रेड से संबंधित होता है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, इसके बारे में जानेंगे। ये फिर से भी बनाई गई है, ठीक है। दीपा और गति शक्ति से संबंधित जो है जोड़ कर समझेंगे कि क्या चीज़ है, क्या ये अभी करने वाला है, और 5G में कितना इसका क्या योगदान होगा। एक्सरसाइज ककाडू हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया में नेवी की एक्सरसाइज है। 14 जो है इसमें कंट्रीज़ में भाग लेती हैं। और जाइमेक्स, ठीक, ये जापान और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कहाँ पे हो रही है, कितनी बार हो चुकी है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के 15 सितंबर करंट अफेयर में, ठीक। ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होने वाला है। टेलीग्राम चैनल पे इस PDF की लिंक आपको जो है PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का एकदम फ्री है, ज्वाइन कर लीजिएगा। UPSC UPPCS की जो है पूरी 1-to-1 क्वालिटी ऑर्गेनाइज्ड जो है हमारा पेड ग्रुप चल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी देख लें 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आई बटन में देख भी सकते हैं किस प्रकार से हमारा जो है मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट लोन ऐप्स, अभी एक चाइनीज़ नेशनल को पकड़ा है चंडीगढ़ पुलिस ने। वो क्या है कि लोन कुछ ऐप्स के थ्रू लोन प्रोवाइड करता था, ठीक, इंस्टेंट लोन, और उसके बाद फिर उनसे ज़बरदस्ती पैसा हड़पने की बात करता था, ठीक है, हड़प रहा था। तो इसको चाइनीज़ नेशनल को पकड़ लिया है। कई सारी ऐसे चाइनीज़ नेशनल हैं। पीछे जो है RBI को हमारी जो वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी, उन्होंने कहा भी है कि आप लोग एक वाइट लिस्ट बनाओ कि कौन सी वो लोन देने वाली ऐप्स हैं जो सही है, ठीक, ताकि जो बाकी अगर कोई किसी फंसा हुआ है तो वो ना फंसे। इसमें क्या होता था कि इंस्टेंट लोन की बात करी जाती थी। कोविड के टाइम पे बहुत लोग की जॉब वॉब चली गई तो काफ़ी दिक्कत में थे लोग, ठीक, तो उनको जो है तुरंत लोन मिल जाता था। ज़्यादा कुछ कस्टमर वेरिफिकेशन भी नहीं होता था, बस लोन दे देते थे। 15 से 20% तक का ब्याज की बात होती थी और तुरंत पैसे जेब में आ जाते थे। ये बड़ा एक हो रहता था। लेकिन साथ ही साथ क्या होता था कि इन एप्लीकेशन को आप जब डाउनलोड करते थे तो वो आपसे कई सारे परमिशन भी ले लेता था, जैसे आपका कॉन्टैक्ट, फ़ोटोज़, वीडियोज़, कई सारे डिजिटल कंटेंट, वो सब की जो है एप्लीकेशन के जरिए एक्सेस ले लेता था आप लोगों से। और कई लोग ये भी सोचते थे कि भैया क्या है, बस अरे तुरंत पैसा आ रहा है, ले लो, बाद में देंगे ही नहीं, ठीक, तो इस प्रकार से भी थे। लेकिन जब देंगे नहीं तो चाइना वाला ये जो बंदा था, इसने एक तो कस्टमर वेरिफिकेशन नहीं किए, जो ऑलरेडी जो हमारे यहाँ मापदंड बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, क्राइटेरियाज़ हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहा था और फिर भी लोन बांट रहा था, ठीक। तो अब जब ये पैसे दे नहीं रहे तो बहुत जो है उल जुलूल तरीके से उनसे पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ही आप गलत कर रहे हो, फिर आप जो है उसके बाद पैसा लेने के लिए भी गलत कर रहे हो। तो इसके लिए इनको यहाँ पे पकड़ा गया है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस है, ये एक तो लोन देते थे। मान लीजिए आपने लोन लिया 1000 रुपये का, मान लीजिए, ठीक, उस पर उन्होंने कहा कि 10% या 15% या 20% जो भी है वो लगेगा इंटरेस्ट, आपको फिर वापस करना होगा। तो वो जब लोन देते थे तो पहले 20% पहले ही काट लेते थे, मतलब वो उतना जो है डिडक्ट करके फिर लोन देते थे, ठीक। तो उनका इंटरेस्ट सिक्योर हो जाता था, बाद में सोचते थे कि हम निकाल ही लेंगे। यहाँ तक कि इंटरेस्ट जो है वो रिकवर करते थे डेली या फिर वीकली बेसिस पे। भाई वैसे तो मंथली होता है, ठीक, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है, यहाँ पे वीकली और डेली। तो एक बिल्कुल जो लोन देने का जो भी मानदंड है, जो RBI के द्वारा सेट किए गए हैं, बैंकों के द्वारा सेट किए, उसका कोई भी यहाँ पर जो है लागू ढंग से किया नहीं जा रहा था, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री पर्सनालिटी संबंधित। अन्ना भाऊ साठे, देखिए ये एक लेखक थे, आप ये ऐसे समझ सकते हो, ठीक। और कम्युनिज्म और रशिया में जो रेवोल्यूशन वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित है। और ये एक दलित कम्युनिटी से आते थे, महाराष्ट्र से, ठीक है, मातंग जो कम्युनिटी होती है उससे। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है बुक लिखी और अच्छा काम किया, ठीक। CPI के मेंबर भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, इंडिया में, ठीक है। और अभी क्या है कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी CM है देवेंद्र फडणवीस, वो मॉस्को गए हुए हैं रशिया में, ठीक। वहाँ पे लोक शाहिर बालादीर अन्नाभाऊ साठे जी की जो है एक स्टैचू है,
उसको वहाँ पे अनवील करेंगे। और रशिया स्टेट लाइब्रेरी फॉर फॉरेन लिटरेचर में इन्होंने जो कुछ लिखा था, काम किया था, उसके लिए जो है इनको माना था, तो वहाँ पे इनकी स्टैचू लगाई जा रही है। 1969 में इनका निधन हो गया था और मॉस्को इंडियन कॉन्सुलेट में ये किया जाएगा। देखिए क्या है कि रशियन रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे और उनके कई सारे काम जो है वो रशिया में ट्रांसलेट किए गए रशियन लैंग्वेज में। तुकाराम भाऊ राव साठे इनका नाम था, बाद में इनको अन्ना भाऊ साठे बोलने लगे लोग, ठीक, प्यार से। और ये दलित फैमिली से थे, आपका मातंग कम्युनिटी। इन्होंने दलित युवक संघ भी बनाया था। आप देखो, ये पूछ सकता है डायरेक्टली, यूपीएससी ऐसा करता है और हिस्ट्री ऐसा स्टैटिक सब्जेक्ट है जिसमें कि कहाँ से क्वेश्चन बनाए, ठीक। तो अगर हिस्ट्री संबंधित कोई करंट अफेयर आ रहा है तो क्वेश्चन वहीं से बनने के पूरे चांसेस है। वो पूछेगा मैच ऑफ द फॉलोइंग दलित युवक संघ किसने बनाया था, बी आर अम्बेडकर ऑप्शन देगा, ठीक। आपको जो है ज्योतिबा राव फूले ऑप्शन देगा। आपका ध्यान जाएगा ही नहीं क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, जो नॉर्मल बुक्स है उसमें पढ़ा ही नहीं। तभी मैं आपसे कहता हूँ आप रेलिवेंट बुक से पढ़िए, ठीक, एनसीईआरटी से, ठीक। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए 10 बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी का सिलेक्शन मटेरियल बोल के बेवकूफ़ बनाने वाले मटेरियल पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अच्छे से रेफरेंस मटेरियल पढ़िए और करंट अफेयर को बिल्कुल जो है ढंग से पढ़ लिए, जैसे कि हम लोग कराते हैं आपको, ठीक, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, पूरी जानकारी। तो अब यहाँ पर यहाँ पे हिस्ट्री संबंधित जो करंट अफेयर आया है, तो अन्ना भाऊ साठे इनसे संबंधित ये देखिए एक संघ निकल के आया, एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था, दलित युवक संघ, ये कल्चरल ग्रुप था। और तो इनका नाम यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग में अन्ना भाऊ साठे नाम आएगा, कोई इसको नहीं मार्क करेगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो ये चीज़ है, इसलिए करंट अफेयर भी में अगर हिस्ट्री ऐसे स्टैटिक सब्जेक्ट में कोई चीज़ आती तो यूपीएससी को आसानी हो जाती है कि चलो यार अच्छी बात है, कुछ नया हम इसमें बना सकते हैं। नहीं तो वहीं कुरेद के कितना खोदें, क्वेश्चन कहाँ से बनाए, ठीक। तो ये कल्चरल ग्रुप था, स्टार्टेड राइटिंग पोएम, वर्कर प्रोटेस्ट पे पोएम हम लिखते थे। इनका पहला बालाड यानी कि गथा गीत था स्पेनिश पोवाड़ा, ठीक, ये भी याद रखिएगा, दलित युवक संघ स्पेनिश पोवाड़ा। और 1943 में अमर शेख और दत्ता गवहंकर के साथ में मिलकर इन्होंने फॉर्म किया था लाल बावता कला पाठक, ठीक। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है अन्ना भाऊ साठे से संबंधित, ठीक। अगला टॉपिक भी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है, पर्सनालिटी से संबंधित है। देखिए इनका नाम है अराटा पूजा वेलायुद्ध पनिक्कर। तो ये व्यक्ति जो हैं ये मलयालम या फिर केरला से थे, ठीक। मलयालम फिल्म एक एक्चुअली अभी आई हुई है, पाठोन पठम नूतंडू, ठीक, 19वीं सेंचुरी इसका मतलब है इंग्लिश में। तो ये जो है इससे कई लोगों को अच्छी भी लगी, कई लोगों ने जो है ऑडियंस को अप्रूवल मतलब काफ़ी अच्छी भी लगी है, जो भी है क्रिटिकल एक्लेम भी मिला है। तो मूवी के पीछे जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर बनाई गई है वो कौन है, अराटा पूजा वेलायुद्ध पनिक्कर, ठीक। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे। केरला में एजावा कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटीज़ होती हैं, तो सबसे लार्जेस्ट हिंदू कम्युनिटी है एजावा, उसमें जो है ये पैदा हुए थे 19वीं सेंचुरी में। काफ़ी अच्छी फैमिली मर्चेंट की जो थी वहाँ पे थे ये, अलापूजा डिस्ट्रिक्ट में इनकी पैदाइश हुई थी। और इन्होंने कई सारे रिफॉर्मेशन सुधार वाले आंदोलन चालू किए थे। और इनका जो मेन काम था वो ये था कि जो अपर कास्ट जो सवर्ण है उनका जो डोमिनेशन है, वर्चस्व है, उसको चैलेंज किया था उन्होंने। साथ ही साथ मैन और वीमेन के लिए काफ़ी उनकी ज़िंदगी में चेंज लेके आए थे। एक देखिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट केरला में 19वीं सेंचुरी में इनके द्वारा चलाया गया था, जिसमें ऑलरेडी जो कास्ट हायरार्की है ना, ठीक, कि ये ऊपर कास्ट है नीचे कास्ट है इस तरीके से, तो उसको जो है इन्होंने कुछ इस हायरार्की को कमज़ोर किया था और सोशल ऑर्डर भी लेके आए थे स्टेट में। पनिक्कर जी को ये भी क्रेडिटेड है कि इन्होंने 2 टेम्पल बनाए थे हिंदू गॉड शिवा के लिए। उसमें कहा था सभी मेंबर, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, सबको एंट्री थी, रिलीजन की बात थी, मतलब टेम्पल में आओ सबके लिए खोल दिया। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो गया, वाईकॉम मूवमेंट हो गया, जैसे उधर आपके साउथ के हैं, तो इसलिए इनको भी आप लोग आज पढ़ सकते हैं। वैसे भी स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ना ही है, ठीक, स्पेक्ट्रम इंडियन हिस्ट्री वाली, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी पहले पढ़िए, एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ ये हमारा सिलेक्शन मटेरियल, अरे वो सब वहीं से छाप रहे हैं, ठीक, खाली आपको रीब्रांडिंग करके बेच रहे हैं और उसी जो एनसीईआरटी जो फ्रीली अवेलेबल है उसके लिए 1000 रुपये आपसे ऐंठ रहे हैं। तो आपके ऊपर है, आप क्या पढ़ना आपको पड़ेगा ही, और रेलिवेंट जगह से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। पनिक्कर इज क्रेडिटेड, ठीक, ये हो गया। 1858 में जो है अची पुडावा समारम स्ट्राइक इन्होंने कायमकुलम अलापूजा में करी थी।
और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि वीमेन, अब देखो यहाँ पर आप लोग को काफ़ी एक चीज़ समझना जरूरी है। लोग कहते हैं कि विमेन के साथ में अत्याचार नहीं हुआ, या फिर जो निचले वर्ग के जो कास्ट है, हमें लगता है जैसा कि जिनका जो है हमेशा शोषण हुआ है उनके साथ कोई शोषण नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या सिस्टम है। विमेन को जो नीचे कास्ट की होती थी, ठीक है, उनका ऑपरेशन समझो, उनको उनके तन को ढकने के लिए कपड़े पहनने पे रोक थी। आप ये समझो कितनी मतलब इसको ये क्या कहा, मतलब शर्मसार करने वाली बात है। और इन्होंने यहाँ पे इसके लिए काफ़ी वर्क किया था कि 1858 में कि घुटनों के नीचे तक जो विमेन है वो अब पूरा अपने घुटने तक के नीचे तक जो है ढक सकें अपने शरीर को, उसके लिए उनको राइट अधिकार दिलाया था। मतलब पहले था ही नहीं, पहन ही नहीं सकती थी। और उसके बाद 1859 में, और सुनिए, जो है विमेन को उनकी अपर बॉडी को ढकने के लिए जो है भी अधिकार दिलाया था। इसका नाम था इठापू समारम। ये दोनों समारम जो है ना, इनको याद कर लेना, हो सकता है यहीं पूछ ले। इठापू समारम और अचिपुडावा समारम ये किस चीज़ से संबंधित है, तो विमेन की बॉडी को उनको ढकने का अधिकार दिलाने से संबंधित है। और ये देख रहे हो यहाँ पे, मतलब राइट टू वियर एन अपर बॉडी क्लोथ बाय विमेन बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लास कास्ट। क्या मतलब, और लोग कहते हैं कि उनका शोषण नहीं हुआ। ये शोषण नहीं तो और क्या है? मतलब क्या आप क्या समझते हो क्या, मतलब कि जैसे कुछ रिजर्वेशन, मैं ये नहीं कहता हूँ रिजर्वेशन आज के टाइम पे तो खराब है, 10 साल तक के लिए था, ठीक, उसको जो है सरकारों ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स में सब खराब कर दिया। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ शोषण हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उसके लिए सही तरीके से जो है उनको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत है, आरक्षण है, जो भी है, ठीक। लेकिन कोई ये कहते कि हुआ ही नहीं है, बड़ी बेतुकी बात होगी। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, सामने आपके प्रमाण है, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिस्पर संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। देखो क्या होता है, मैं इसका आइडिया, इसका जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। क्रिस्पर, पहले इसका फुल फॉर्म जो कि डायरेक्टली स्टेट पीसी एग्जामिनेशन पूछ सकता है। क्रिस्पर का मतलब होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसको आपको रटना पड़ेगा। बात दो जहाँ पे रटने वाली मैं बता देता हूँ, ठीक। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। रिपीट को क्या बोल रहा है, कैसे रटना, वो मैं समझा सकता हूँ। अब आपको पता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जिसमें कि जो है बॉन्डिंग होती है ATGC की, ठीक है। ये बॉन्डिंग जो है बार बार रिपीट होती है, तो ये रिपीट आ गया। पैलिंड्रोमिक, इंटरस्पेस शॉर्ट, रेगुलरली इंटरस्पेस, एक एक जो है जो इनके बीच में स्पेस है वो रेगुलर होती है बराबर से, और ये बॉन्डिंग होती है, ठीक है, डीएनए के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत ATGC की, ठीक। अब इस वाली टेक्निक में, क्रिस्पर टेक्निक जो फुल फॉर्म है, उसमें होता क्या है, मान लीजिए ये जो पोर्शन है, ठीक, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, और ये ख़राब होने की वजह से इसमें ये टॉक्सिक हो गया, कुछ डिजीज़ पैदा कर रहा है। तो यहाँ इस क्रिस्पर टेक्निक के जरिए क्या होगा कि हम इस एरिया को कट कर देंगे, ठीक, और यहाँ पे जो है सेम चीज़ जो ठीक से काम कर रही है उसको जो है कॉपी करेंगे और यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देंगे। जो यहाँ का एरिया था उसको, जो ख़राब काम कर रहा था उसको निकाल देंगे पुर्जे को डीएनए में, और जो सही पुर्जा है उसकी जो कॉपी बनाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल यही टेक्निक है, ध्यान से समझ लो, आसान भाषा में, ठीक। अब इसमें ज़्यादा कुछ चक्कर नहीं है। इंडिया में वैसे भी देखा जाए तो जीन एडिटिंग, जीन क्या है, ये जीन है, डीएनए जीन होता है, और उसकी एडिट किया जाता है टेक्नोलॉजी को, और जो है सही काम करने वाले को, जो ख़राब काम कर रहा है उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक। तो 3 साल से अनलिमिटेड इसका पोटेंशियल देखा गया। इंडिया ने भी 5 साल का प्रोजेक्ट जो है अभी डेवलप करने के लिए निकाला है क्रिस्पर का। किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया को क्योर करने के लिए। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिंपल समझ लो, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना वो कुछ ख़राब से हो जाते हैं। सिकल जो हसिया होता है ना, जैसा आपने CPI के उसमें भी देखा होगा, ऐसे करके बना होता है ये, ठीक, जो काटने के लिए बंद होता, तो ये इस तरीके के शेप का हो जाता है RBC, ठीक, रेड ब्लड सेल। और ये जो है फिर फ्लो करने में, ब्लड को फ्लो करने में काफ़ी दिक्कतें आती है, इससे पेन वेन होता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये इसको सही करने के लिए क्रिस्पर टेक्निक को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का प्रोजेक्ट भारतीय गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, ठीक। बाकी सब वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। करेक्ट सीक्वेंस को लगा देते हैं, और स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर जो RNA मॉलिक्यूल है, इसमें मैकेनिकली कुछ यूज़ नहीं होता, बायोकेमिकली जो है रिप्लेस कर दिया था, जैसा मैंने आपको बताया। नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, और बैक्टीरिया को जो है आपका सिमिलर मेथड टू प्रोटेक्ट वायरस अटैक,
के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगला टॉपिक है हिंदी दिवस संबंधित। मैंने आपको बताया 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस होता है। इस दिन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की को जो है ड्राफ्ट किया था 1949 में, 14 सितंबर को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह जो है अडॉप्ट किया था। ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। और हिंदी लैंग्वेज बोलने वाली और देवनागरी लिपि स्क्रिप्ट के रूप में औपचारिक जो है या फिर राजभाषा जो है अडॉप्ट किया गया था। टुडे जो है हिंदी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, 520 मिलियन लोग बोलते हैं, यानी कि 52 करोड़ लोग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ग्लोबल हिंदी डे कब होता है? 10 जनवरी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। अब ये एसेंशियल मतलब कि जैसे आपने कई बार सुना होगा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको ना ज़्यादा स्टॉक किया जा सकता है, ना उसकी होर्डिंग हो सकती है। ठीक, मतलब उसकी सप्लाई बनी रहे ताकि वो बहुत ज़्यादा महंगी ना हो जाए। वैसे ही यहाँ पर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होता है कि ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं, आवश्यक हैं। ठीक, इनके दामों को रेगुलेट किया जाता है, ज़्यादा बढ़े ना इन सब के लिए। ठीक, तो 2022 की नई लिस्ट आ गई है और इसमें इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक, टोटल कितनी है इसके अंदर एसेंशियल मेडिसिन? 384, 34 नई ड्रग जुड़ी हैं और 26 पुरानी लिस्ट से हटा दी गई हैं। टोटल कितनी है अभी भी जो है 384। 27 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज में है, 27 चिकित्सीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। अच्छा, क्राइटेरिया क्या होता है, मानदंड क्या होता है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में कोई मेडिसिन आ जाए? पहली बात तो ये है कि कोई डिजीज़ है जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए वो कोई मेडिसिन अगर बनी है तो एसेंशियल हो गई। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव करी है तो वो एसेंशियल मेडिसिन में आ जाएगी। ठीक, उसकी प्रभावकारिता और सेफ्टी प्रोफाइल ठीक है, साइंटिफिक, ठीक है ना, साइंटिफिक एविडेंस के साथ में, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ में, तो वो एसेंशियल मेडिसिन में आ जाएगी। ठीक, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। मान लीजिए कोई मेडिसिन ऐसी है जो इफेक्टिव भी है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग खरीद ही नहीं पा रहे, तो क्या फ़ायदा? कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए कंपैरेटिवली। ठीक, मान लीजिए 10 है मेडिसिन, तो 10 में से जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, बाकी मतलब प्रभावशालीता और वैज्ञानिक प्रमाण सब कुछ है, तो उसको लेंगे, उसको एसेंशियल लिस्ट में लाया जाएगा। ठीक, करंट ट्रीटमेंट गाइडलाइन में आ रही तो लाया जाएगा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में कोई मेडिसिन रिकमेंड करी गई तो उसको लाया जाएगा। जैसे कि एवरमेक्टिन कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने कही, मैंने खुद भी कही थी। एवरमेक्टिन एक्चुअली लिम्फेटिक फिलेरिसिस के लिए होती है। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में इस मेडिसिन को यूज़ किया गया तो ये एसेंशियल मेडिसिन में आ जाएगी। साथ ही साथ किसी कोई डिजीज़ के लिए, कोई थेरेप्यूटिक क्लास के लिए एक से ज़्यादा मेडिसिन है, तो उसमें से जो है जो बेस्ट सूटेड होगी उसको एसेंशियल मेडिसिन में ले आ जाएगा। ठीक, मेडिसिन ऑफ दैट क्लास टू बी इंक्लूडेड। ठीक, और उसके बाद क्या है, प्राइस ऑफ टोटल ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड, नॉट द यूनिट प्राइस ऑफ मेडिसिन। अब मान लीजिए टीबी को सही करने के लिए 2-3 दवाइयाँ हैं जो एक साथ लेनी पड़ती, तो दो या तीन जो मेडिसिन है उन सब की पूरी की जो है ट्रीटमेंट की। ठीक भाई, अगर एक भी आप नहीं ले रहे हो तो पूरा ट्रीटमेंट नहीं, तो पूरा ट्रीटमेंट का पैसे के हिसाब से जो है कोई मेडिसिन जो बन रही है उसको लिया जाएगा, कोई किसी एक का नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो है यूजली नॉट इंक्लूडेड, फिक्स डोज को नहीं इंक्लूड किया जाता है। वैक्सीन या फिर इंक्लूडेड कोई वैक्सीन, मान लीजिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ गया, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में आ गया कोई वैक्सीन, तो उसको भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में ले आया जाएगा। जैसे कि रोटा वायरस वैक्सीन, बताइए किस डिजीज़ को सही करता है रोटा वायरस? ठीक, रोटा वायरस हो गया, राइनो वायरस हो गया। ठीक, किससे संबंधित है बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ड ऑफ ट्रेड। अब देखो, एक बोर्ड है, उसमें कई सारे लोग हैं, ट्रेड से संबंधित बात कर रहे हैं। ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ठीक, तो एक्सपोर्ट जो है करने के लिए, इंपोर्ट जो है लेने के लिए क्या होती है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है। अभी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है 2022 से लेकर 27 वाली। ठीक, तो कुल मिला के बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है इसको अभी फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत न्यू दिल्ली में, और इसका काम यही है फॉरेन कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, कैसे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको बढ़ाना है कि वो यह एक्सपोर्ट वो कर पाएँ, किस प्रकार से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारी है उसको जो है ज़मीन पे लाना है, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है उसके लिए। बस सिंपल चीज़ है। और इसमें बोर्ड ऑफ ट्रेड को अभी जो है मर्ज करके बनाया गया है फिर से, काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन और बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन दोनों को मिला दिया गया है। ठीक, बोर्ड ऑफ ट्रेड बन गया है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर किससे संबंधित, डिजिटल क्षेत्र में, ठीक, तो उनका एक जो एसोसिएशन है उसको जो है पूरा बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, दीपा। ये टेलीकॉम के क्षेत्र में ना सबसे बड़ा जो है एसोसिएशन है, ये ध्यान रखना, ठीक। डिजिटली आप क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करना, इंटरनेट कौन सा आ रहा है आगे, 5G, तो उसके लिए यहाँ बात हो रही है, ठीक। हमारे यहाँ जो है गति शक्ति की बात करी गई है। गति शक्ति मैंने आप लोग कई बार बताया, मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा गति शक्ति से संबंधित बात करते हैं। तो इसमें क्या है, गति शक्ति किस क्षेत्रों में काम करता है, दो शब्द जो याद रखना, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है लॉजिस्टिक्स, रसद, ठीक है, सामान को लाना ले आना, ठीक। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जैसे डिजिटल के लिए 5G के लिए क्या है, आपका OFC लगाना है, आपका क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगानी है, टावर लगाने, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इंटरनेट के लिए टेलीकॉम के लिए जो है देना है, तो वो भी तो आएगा ना गति शक्ति के अंतर्गत। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए डिफेंस के लिए कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पार्क बनाने हैं, वो सब भी आएगा। तो गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स की बात करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिजिटल भी होता है, डिजिटल के लिए यहाँ पर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन है, वो बात कर रहा है गति शक्ति और 5G के लिए एंड बियॉन्ड, ठीक। अभी इसका जो एनुअल फ्लैगशिप इवेंट होने वाला है 2022 का, इसमें जो है चीफ गेस्ट कौन होंगे, आपके हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेलवेज अश्विनी वैष्णव, और साथ ही साथ स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन। दीपा एक एपेक्स बॉडी है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं उनके, इस बार की जो थीम है गति शक्ति विजन फॉर 5G, ये थीम है। ये सबसे बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री का इवेंट होता है, 2022 में अभी हो रहा है ये, ठीक है। और मोदी जी का जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसमें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड करने करता है दीपा, ठीक। दीपा जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन को अपना सपोर्टिंग पार्टनर मानता है एनुअल फ्लैगशिप इवेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज ककार्डू, इंटरनेशनल रिलेशन मिलिट्री डिफेंस से भी संबंधित, इसको समझते, मैं कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया में होता है ककार्डू, ठीक, बहुराष्ट्रीय होता है, 14 कंट्रियों की नेवीज करती हैं, हार्बर पे भी, ठीक, मतलब हार्बर मतलब आपका कोस्टल एरियाज, कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र के पास में, और हाई सीज में भी करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक। नेवी की है ये, ध्यान रखना, नेवी, ठीक है। और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कुल मिला के 14 लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन वाले क्षेत्र में ये हो रहा है, ठीक। इतना ही इसमें जानने की जरूरत है, और कुछ जानने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। जाईमैक्स 2022 छठा एडिशन अभी जाईमैक्स का होने वाला। जाईमैक्स में जे जापान है, आई इंडिया है, एम जो है मैरीटाइम यानी कि समुद्री जो है, या इसका मतलब ये है कि नेवल एक्सरसाइज है, और इसमें ये 11 सितंबर से कमेंस्ड हुआ है 2022 में। कहाँ, बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। एक्चुअली ये छठा एडिशन है, 10 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक। 2012 में पहली बार हुआ था और छठा एडिशन है। साथ ही साथ इस साल 2022 का भारत में विशाखापट्टनम या फिर बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, जापान और इंडिया के बीच में होता है, ध्यान रखना, ठीक। और कौन सा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 70वां जो है एनिवर्सरी भी है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जब से इंडिया और जापान के बने तब से 70 साल हो रहे हैं उसको भी। और इसमें क्या क्या किया जाएगा, हाई डिग्री ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी की जाएगी, यानी अंतः क्रियाशीलता पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक। सरफेस, सब सरफेस और एयर डोमेन, और इसमें भी हार्बर एरियाज और सी एरियाज में नेवल एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं MCQ देख लेते हैं आज के। MCQ की PDF जो है आपको मिलेगी करंट अफेयर क्विज करके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ जो वो भी फ्री है एकदम, और वहाँ पे हम लोग क्विज भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उस क्विज को भी आप लोग जो करेंगे डेली बेसिस पे तो अच्छा रहेगा। एक साथ 1000 MCQ PDF कोई दे रहा है, उससे बढ़िया है कि आप रोज़ थोड़े थोड़े जो है MCQ लगाते जाएँ जो रेलिवेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस ककार्डू। तो ये नेवी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड USA। क्या बताया मैंने अभी, तो उस हिसाब से गलत, ऑस्ट्रेलिया में होता है। इट इज़ कंडक्टेड इन प्लेस कॉल्ड डार्विन, बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो जो है और पूछा गया करेक्ट, तो दूसरा स्टेटमेंट होना चाहिए ऑप्शन में, B और C में है, लेकिन पहला गलत होने की वजह से सिर्फ B आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के संबंध में गलत कथन चुने। तो दीपा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं का एक शीर्ष उद्योग निकाय है, इंडस्ट्री बॉडी। क्या सही है, ठीक, ये बिल्कुल सही है।
अगला जो स्टेटमेंट है, इस आयोजन की थीम 2022 में 5G और परे के लिए गति शक्ति विजन, ये भी एकदम सही है, इनकरेक्ट लेकिन पूछा गया है तो इसलिए यहाँ पर नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। आप देखो अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो सिली मिस्टेक करोगे, आप सी मार्क करके आ जाओगे। इसीलिए मैं ये रोज़ आप लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग कराता हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जो है बहुत सचेत रहें और अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ, जो कि आपको इस तरीके से ही पता चल सकता है। पीडीएफ मैं आपको दे दूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिविज़न तो चलो एक बार को हो सकता है, बट ये आप उससे कुछ सीखोगे, उसके लिए गाइडेंस मेंटरशिप तो चाहिए चाहिए। उसी जो है उद्देश्य के साथ में आपको ये लगातार दिया जा रहा है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है अराटा पूजा वेला युद्ध पनिक्कर से संबंधित। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम द इजावा कम्युनिटी इन केरला हु लिव्ड इन द 20th सेंचुरी लिखा हुआ है। अरे अभी मूवी का नाम दिया है तो उसका क्या नाम था? 19th सेंचुरी तो नाम था ना इंग्लिश में, तो 20th सेंचुरी में थोड़ा पैदा हुए। अच्छा 19th सेंचुरी की बात हो रही तो बताइए किस साल में पैदा, किस शताब्दी में पैदा हुए होंगे? 1801 से लेके 1899, ये होगी 19th सेंचुरी। 20th सेंचुरी क्या होगी? 1900 तक हो गई। 1901 से लेके आपका 2000, ठीक, ये होगी 20वीं सदी। अभी कौन चल रही? 21वीं सदी, तो ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, पूछा गया सही, तो पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता ऑप्शन में। दूसरा स्टेटमेंट है ही चैलेंज द डोमिनेशन ऑफ अपर कास्ट और सवर्ण एंड ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। पहला वाला गलत था, तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हंसते खेलते इसको लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अन्ना भाऊ साठे। उन्होंने दलित युवक संघ, वो इंपॉर्टेंट है, दलित युवक संघ एक सांस्कृतिक समूह का गठन किया और श्रमिकों के विरोध आंदोलन पर कविताएं लिखना शुरू किया। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक, इन्होंने पहला बार लिखा स्पेनिश पोवाड़ा, तो क्या स्टेटमेंट सही है? एकदम सही है। तो क्या यहाँ पे सी आंसर लगा दें? नहीं नहीं, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन पूछा गया इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है वाला कौन सा होगा? इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं होगा, तो इसलिए डी आंसर हो गया। समझ में आई बात? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जापान लार्जेस्ट आइलैंड। अब देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जाइमैक्स जो है न्यूज़ में था, लेकिन यूपीएससी या फिर यूपीपीसी या फिर बीपीएससी क्या करेगा, वो आपको जापान की मैपिंग देखकर कुछ क्वेश्चन एक पूछेगा। ठीक, तो इसीलिए जो है इस प्रकार से आपको जो है समझाया जाता है यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से, कि आप समझें कि क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आता है। क्वेश्चन जहाँ से आता है उस टॉपिक को पूरा पढ़ लो, ताकि कुछ भी उस टॉपिक से पूछा जाए आप आराम से कर पाओ। तो देखिए यहाँ पर 4 आइलैंड के नाम दिए गए हैं, होकाइडो, क्यूशू, शिकोकू, होन्शू। तो सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शू। ठीक, अच्छा आप लोग एक कमेंट करके बताना हिरोशिमा और नागासाकी ये किस किस आइलैंड्स पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा मैपिंग का एक क्वेश्चन हम लोग रोज जोड़ रहे हैं, वो उसका कारण यही है कि क्वेश्चन इससे आते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं, इसीलिए ये कराया जा रहा है। नमीबिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नमीबिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो क्या ये अंगोला है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है या जिम्बाब्वे है? तो ये सही आंसर है यहाँ पे। बताइए क्या है आंसर सही? सी, मोजाम्बिक जो है वो आंसर है। मोजाम्बिक एक्चुअली नाइजीरिया से नहीं टच करता है, और देखिए सारे एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है। यहाँ पे आपको मैप दिखा देता हूँ मैं, सॉरी नमीबिया की से क्वेश्चन था। तो नमीबिया से कौन कौन सी कंट्रीज जो है साझा करती हैं अपनी बाउंड्री? नमीबिया से करता है अंगोला, ठीक, नमीबिया से करता है बोट्सवाना, नमीबिया से करता है साउथ अफ्रीका, बट नमीबिया से मोजाम्बिक नहीं करता है। मोजाम्बिक जो है आपका काफ़ी ईस्ट में है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आंसर मोजाम्बिक हो जाएगा। थैंक यू से पहले बात हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। जीएस मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन। 14 सितंबर को हम लोग ने जो क्वेश्चन पूछा था वो था जीएस पेपर 2 से संबंधित। काफ़ी समझ कर ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना था। 56वां क्वेश्चन था, अब तक 56 हो चुका है मामला। ठीक, पहले मैंने क्वेश्चन करा था, लेकिन फिर से जब से चालू किया तब से 56। अब देखो धीरे धीरे करते जाओ, कितना 56 तक पहुंच गए। अब ये कब 100 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रोज बढ़ो, ये जरूरी चीज़ है। आप एक दिन में ही अगर सोच रहे हो आसमान को धरती मिला दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। कोई अगर आपको इस तरीके से बता रहा है,
ये उल जुलूल जो है टारगेट दिखा रहा है, तो वो आपसे झूठा वादा कर रहा है। सिंस द इंसेप्शन ऑफ EWS कोटा इट इज़ ऑफन इन न्यूज़, ठीक, व्हाट आर द इश्यूज विद द EWS कोटा एंड व्हाट आर द सजेशन ऑफ टू रेक्टिफाई देम अकॉर्डिंग टू यू, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने आपको वो तो बता दिया कि पार्ट आप देखिए कि कितने हैं, और उसके हिसाब से आप जो है कुछ प्रायोरिटाइज करके टू द पॉइंट आंसर लिखा करिए। सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको लंबा लग रहा है तो उसके हिसाब से आंसर नहीं करना, 10 मार्क्स का ही है। तो एक चीज़ समझो, पहले एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ता हूँ इस पूरी एनालिसिस में, समझो कि कोर क्या है इस क्वेश्चन का। कोर है इसका EWS कोटा, ठीक है। तो EWS कोटा की समझ आपको होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है ना, वो खाली आपको परिचय करा रहा है कि क्वेश्चन किससे संबंधित है, कि EWS कोटा जब से आया तब से वो न्यूज़ में रहता है, ठीक। तो न्यूज़ में रहता है, वो किसी इश्यूज़ के संबंधित होगा, तो वो इश्यूज़ क्या हैं वो आपको बताने हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप यहाँ पे EWS लिखो एक पार्ट में और क्वेश्चन मार्क बनाओ, ठीक। EWS क्या है, उसकी सिंपल आपको डेफिनीशन या फिर जो है उसके क्राइटेरिया बताना। बहुत ज़्यादा उसमें पूरी चीज़ वर्ड उसी मत भर देना, 1-2 लाइन बेस्ट है, ठीक है। और कौन सा संशोधन से आया था, ठीक है। और उसमें एक आर्टिकल जोड़े गए, शैक्षिक संस्थानों और गवर्नमेंट में एंट्री के लिए जो है आरक्षण दिया जाएगा सामान्य वर्ग वालों के 50% में से 10% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको दिया जाएगा आरक्षण। इसकी बात कर दी आपने, ठीक। बी पार्ट क्या है कि इश्यूज़ क्या हैं। अब इसमें इश्यूज़ जो है आप ये बता सकते हो, वही सारे इश्यूज़ हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का ये उल्लंघन करता है, फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पर उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने केस में एक बताया है ना, जो 3 टेस्ट हैं, भैया वही इशू लिख दो इसमें। क्या आर्थिक जो है आधार पर क्या आरक्षण दिया जा सकता है? क्या जो 10% कोटा दिया गया उसमें से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, SC हैं, STs हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको क्यों नहीं इसमें मौका दिया जा रहा, उनका रिजर्वेशन इससे क्यों अलग किया गया, ठीक। तीसरा ये है कि जो शैक्षिक संस्थानें हैं, जो निजी शैक्षिक संस्थान है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें स्पेशल प्रोविजंस क्यों कराया जाए, ठीक, इस जो है कोटा के अंतर्गत। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। और ओवरऑल क्या है कि भैया ये भी कहा गया था कि 50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन, अब कुछ तो अपनी तरफ से लिखोगे ना, जब मैंने समझाया था आपको कि 50% से ज़्यादा जो है आरक्षण नहीं हो सकता। कौन से केस में? इंदिरा सोने वाले केस में कहा गया था ये, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो क्राइटेरिया निकाले गए कि भैया 5 पॉइंट देखो यहाँ बता रहा हूँ आपको। अब कई लोग बोलते हैं मॉडल आंसर लिख के दिया करिए। अरे यार कुछ मतलब कितना स्पून से पियोगे, चम्मच घुसेड़ दूँ क्या मुंह में? कुछ तो खुद से करोगे कि नहीं करोगे? तो देखो यहाँ पर क्या है कि EWS का जो क्राइटेरिया दिया गया था कि इतने से बड़ा आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा जो है 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। तो कई लोगों ने पूछा भैया 8 लाख की फिगर पे तुम पहुँचे कहाँ से, सपना आया था क्या? तो ये सारे क्राइटेरिया पे, तो ये 5 पॉइंट हो गए यहाँ पर, ठीक। तो ये इश्यूज़ हैं। अब आपको, अब देखो आपका आंसर जो है कंप्लीट जो है वो होता है, कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। देखो साइंटिफिक तरीके से समझते हैं, कंप्लीट इकोसिस्टम होता है आपका आंसर। अगर आपने 5 इशू लिखे, जो 5 इशू लिखे उसी से संबंधित आपको रेमेडी, मेजर, सोल्यूशन, सजेशन, वे फॉरवर्ड लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए 5 आपने इशू लिखे और उसके अतिरिक्त 5 कोई जो है इशू के आप जो है रेमेडी बता रहे हो। ना ना भैया, इकोसिस्टम है आपका पूरे का आंसर। उन्हीं 5 जो प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, उनसे संबंधित ही आपको यहाँ पे मेजर्स देने हैं मेरे भाई, समझे, ठीक। तो ये चीज़ है। अब आपको यहाँ पे बताना चाहिए कि क्राइटेरिया का जो है एक के बारे में और ट्रांसपेरेंटली जो है डेटा फैक्ट बताना चाहिए आपको, ठीक। और यहाँ पर जो इंदिरा सोने वाले केस में बोला गया था, तो वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का तर्क है वो आप बता सकते हो, या फिर गवर्नमेंट से कह सकते हो कि कुछ संशोधन करके उसको ऑल क्लियर करें। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी बेसिक स्ट्रक्चर वाली बातें चल रही हैं कि आर्थिक रूप पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जो गवर्नमेंट के तर्क हैं उसके हिसाब से आप अगर रेक्टिफिकेशन वाले दोगे मेथड तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंत में सी पार्ट में क्या करना है, ठीक, बी में क्या करना था, इश्यूज बताने थे, और बी में ही आपको जो है ये भी बताने थे रेक्टिफिकेशन। तो इसमें आप कैसे कर सकते थे, एक ऐसे बनाते, इधर इश्यूज लिखते, इधर उसके मेजर्स लिखते, ठीक, क्योंकि 10 मार्क्स का ये ज़्यादा शब्द नहीं आप खर्च कर सकते, एग्जाम्पल के साथ में देना है एक, तो वो भी एक बात है। तो वो आपको एग्जाम्पल में इसी यहीं पे इंटीग्रेट करने हैं, एक एक लाइन 3-4 शब्दों में चीज़ें निपटानी है। फिर उसके बाद आखिरी में वे फॉरवर्ड कर दो कि अभी
ये जो है मामला सब्जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है उसके अनुसार अब आगे की इसमें की जाएगी। और आरक्षण जो है आपका आर्थिक रूप से भी दिया जा सकता है या नहीं दिया सकता है, इस पे डिबेट हमें, और सरकार की तरफ से पार्टिसिपेशन अगर पीपल का रखा जाएगा तो और ज़्यादा जो है बेहतर कंसेंसस बनेगा। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होता है। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी चीज़ें और मैं 150 शब्दों में कैसे लिख लूँगा, तो भैया अगर नहीं लिखोगे तो दूसरा लिख देगा, और दूसरा लिख देगा तो वो आगे निकल जाएगा। इन द एंड इट इज़ कंपटीशन। ठीक, अच्छी गाइडेंस के साथ में चलोगे तो आप सीखते चलोगे। अब क्या है, अगर मैं रोज़ आपको जो है कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर 10 20 25 क्वेश्चन दे दूँ और समझाऊँ एक को भी नहीं, तो क्या फ़ायदा है। एक करो, अच्छे से करो, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 सितंबर का क्वेश्चन नंबर 57 जीएस पेपर फर्स्ट से है। बहुत ही सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दिया। आज एक्चुअली मैं इस पर एक वीडियो भी दूंगा आपको हिंदी से संबंधित। हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है, वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को होता है, कई बार बता चुका हूँ। उस जो नोट मैं एक्चुअली जो वीडियो दूंगा उसकी पीडीएफ तो पेड ग्रुप में मिल जाएगी, कि उसमें मैंने बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविज़न है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हिंदी के साथ में रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं उसमें बता दूंगा। फिलहाल आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिंदी एज अ लैंग्वेज इन इंडिया। मान लो इंग्लिश में आपको नहीं सुन में, आप इंग्लिश मीडियम के हो तो बहुत ज़्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत थी, हिंदी में भी पढ़ के देख लिया करो। भारत में एक भाषा के रूप में हिंदी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो हिंदी एज अ लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक, तो ध्यान से समझ गए ना। अब ये जीएस पेपर 1 से है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर कल्चर से, लिटरेचर वाले पार्ट से क्वेश्चन बना है। ठीक, कोर क्या है, चलिए हिंदी है। चलिए अब आप इसको लिखिए, फिर मैं इसको आपसे मेहनत करवाता हूँ मैं, क्योंकि अंत में जो है योद्धा आप हो, आपको तैयार नहीं कराया तो फिर क्या फ़ायदा है। ठीक, तो चलिए आज का मोटिवेशनल मैसेज देख लेते हैं। मोटिवेशनल मैसेज से पहले आजीविका की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2023 का हमारा प्री कम मेंस का यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए ही पेड ग्रुप चालू है। नया पेड ग्रुप हम लोग इसी से संबंधित जो है चालू करेंगे 1 अक्टूबर से। याद रखिएगा 1 अक्टूबर। कई लोग को लग रहा है कि पीछे हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 अक्टूबर से ये फिर से चलाया जाएगा। इसको ज्वाइन करके आप लोग के लिए पूरा शेड्यूल सब कुछ बना के देता हूँ मैं। स्टडी प्लान रोज मिलता है, एमसीक्यू आंसर राइटिंग क्वेश्चंस, लाइव डाउट डिस्कशन डेली होता है, टेस्ट सीरीज इसमें आपको कराई जाती है, प्रीलिम्स की आंसर राइटिंग कंसल्टेशन, आपका काउंसलिंग मेंटोरशिप, सब कुछ इसमें कराया जाता है मात्र 5 रुपए से भी कम। ठीक, 5.5 रुपए से भी कम में आपको जो है डेली सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, इसमें बाकी जो हमारी एक्सक्लूसिव पीडीएफ हैं, जैसे मैं हिंदी वाली अभी दे रहा हूँ, इस प्रकार से साइंस की मैं बना रहा हूँ, वो वाली सारी वो वहाँ मिल जाएंगी, ताकि आप अंत में इजी, और जितना भी जो कुछ भी आते हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, रामसार साइड, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा एक जगह पे। तो फिर आपको कहीं से, और देखो प्रीलिम और मेंस में है, सिर्फ प्रीलिम्स पार करके क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मेंस भी करा रहा हूँ मैं। लेकिन लोग पैसा छापते हैं ज़्यादा प्रीलिम्स का पढ़ा के, इसलिए प्रीलिम्स के जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले उनसे पैसा छपता है ना लोगों का। ठीक, जो पढ़ने वाले उनसे तो ना छपता है, पढ़ने वाले कौन होते हैं, जो मेंस की। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली सिलेक्शन पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर आपको मन है सेलेक्ट होने का तो आप लोग तैयारी करो, प्रीलिम और मेंस दोनों को कंबाइंड इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेटेड एंड सेपरेट प्रीलिम एंड मेंस 2023 का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी मेंस आंसर राइटिंग का पेड ग्रुप है हमारा, कंप्लीट करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन का, और सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी है उन लोगों के लिए जो लोग कहीं फंस गए हैं और कोई डाउट उनका डिस्कशन हो नहीं पाता है। ठीक, बाकी नंबर आपकी स्क्रीन पर 9650347272, इसको जो है आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेमेंट की डिटेल्स हैं, और 2023 के लिए जो है इनिशियली आप 5,000 रुपये की जो है पेमेंट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको रेगुलरली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। खुद से दे देंगे मेरे कहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अपना काम करता हूँ बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन से। ठीक, पूरे कमिटमेंट के साथ में जितना बताता हूँ उससे ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन आप लोग भी अपना कर्तव्य निभाते चलिए। चलिए आज का जो मोटिवेशन कोट है वो है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और होता क्या है, मेहनत में इतनी ज़्यादा बम पटाखा फोड़ देते हैं कि कामयाबी को पाने से पहले हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं। ठीक, तो वो प्रेशर में बनाओ, मेहनत करो, आराम से खामोशी से करो। कोई कूद रहा है, कोई खेल रहा है, कोई फेसबुक पे लगा रहा है कि हमने ये खरीद लिया, हमने वो कर लिया, करने दो, कोई टेंशन नहीं है। अपनी मेहनत करते रहो। ठीक, कामयाबी शोर मचा देगी। ठीक है,
आंटी पुलिस बुला लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है निपट लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले आप लोग से लेते हैं टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।